नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों, आज हम सामान्य ज्ञान के प्रश्न करने वाले हैं और सामान्य ज्ञान में आज हम इतिहास को पढ़ेंगे। इतिहास के प्रश्न करेंगे जो आपकी आने वाले पेट एग्ज़ाम और जूनियर असिस्टेंट, पुलिस कांस्टेबल और इसके अलावा जो भी अन्य एग्ज़ाम होने हैं, इन सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं हमारे आज के प्रश्न। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें, जिससे डेली की डेली जो हमारी क्लास होती है उसकी जानकारी आपको मिल सके। तो अब दोस्तों आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, जैन परंपरा के अनुसार भगवान महावीर से पहले अन्य गुरु या तीर्थकार कौन थे? यहाँ पर दोस्तों थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है, कौन थे लिख गया है, कितने थे यहाँ पर होगा। ऑप्शन है आपकी 12, 23, 56, 54। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा महावीर स्वामी से पहले 30 तीर्थकार और थे जैन धर्म में। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। महावीर को जैन धर्म का संस्थापक कहा जाता है, लेकिन जैन का मानना है कि पिछले 23 तीर्थकरों ने भी इसका समर्थन किया था। पार्श्वनाथ, समग्र पार्श्वनाथ भी कहा जाता है, वर्तमान युग के 23वें तीर्थकार थे। जैन धर्म के अनुसार जैन धर्म भारत का एक धर्म है। एक तीर्थकर जैन धर्म में एक धर्म रक्षक और आध्यात्मिक शिक्षक है। तीर्थकर शब्द की अगर हम बात कर लें तो तीर्थकर शब्द एक तीर्थ के संस्थापक को सूचीबद्ध करता है, जो जन्म और मृत्यु के मूल सागरों के माध्यम से एक नौगम्य मार्ग है, जिसे सासरा के रूप में जाना जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ऑप्शन है आपके आखिर, बी ऑप्शन में राजगीर, सी ऑप्शन में बोधगया और डी ऑप्शन में है सारनाथ। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा बोधगया। तो बोधगया दोस्तों यहाँ पर हमारा यानी सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। 35 वर्ष की आयु में बुद्ध ने उर्वेला में एक पीपल के पेड़ के नीचे निरंजना नदी के तट पर ध्यान करते हुए ज्ञान प्राप्त किया था। इस वृक्ष को बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है और यह स्थान बोधगया बिहार में है। उन्होंने अपना पहला उपदेश, अगर हम इनके पहले उपदेश की दोस्तों यहाँ पर बात कर लें तो इन्होंने वाराणसी के पास सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया था और इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन निदेशालय कहा जाता है। अगला दोस्तों अब हमारा 3 नंबर का प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के बाद के जनरलों में से कौन अंततः तुगलक वंश का पहला सुल्तान बना? गाजी अमीर, अमीर काफूर, जफर खान, रख उग खान। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है गाजी अमीर। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, किस वंश के सुल्तानों ने पृथ्वी पर लंबे समय तक किस देश पर शासन किया था? खिलजी राजवंश, लोदी राजवंश, गुलाम वंश, तुगलक राजवंश। इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा तुगलक राजवंश, यानी यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक अलग कृषि विभाग की स्थापना और फसलों की सर्किट की योजना बनाई थी? ऑप्शन है आपके इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। तो यहाँ पर दोस्तों डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? गठबंधन, काली जेब, लाहौर, कानू। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा
लाहौर में। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, किस सुल्तान ने नया विभाग अमीरे को ही पेश किया था? मोहम्मद बिन तुगलक, जौहरी शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, अलेक्जेंडर लोदी। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक यानी ए ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, दिल्ली के सुल्तान के सबसे विद्वान शासक खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा सहित सीखने की विभिन्न शाखाओं में पारंगत थे। कौन थे वो आपको बताना है। इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, अलेक्जेंडर लोदी। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। यहाँ पर भी दोस्तों हमारा मोहम्मद बिन तुगलक सही उत्तर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर भी हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग रिक्त स्थान है का प्रतीक होता है। आपको बताना है हरा रंग किस चीज़ का प्रतीक होता है। वीरता का, त्याग का, मिट्टी और समृद्धि से संबंधित होता है, या फिर ये सत्य होता है। तो ये दोस्तों होता है मिट्टी और समृद्धि से संबंधित होता है। तो यहाँ पर दोस्तों सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है, मिट्टी और समृद्धि से संबंधित होता है तिरंगे का हरा रंग। राष्ट्रीय ध्वज का एक सबसे प्रमुख ध्वज है जिसमें सबसे ऊपर गहरे केसरिया रंग होता है, बीच में इसमें सफ़ेद होता है और नीचे हल्के हरे रंग का समान अनुपात होता है। केसरी रंग की अगर हम बात कर लें तो ये साहस का प्रतीक होता है, वहीं अगर हम सफ़ेद रंग की बात करें तो ये सत्य और पवित्रता का प्रतीक होता है। वहीं अगर हम हरे रंग की बात कर लें तो समृद्धि, मिट्टी और समृद्धि का प्रतीक होता है। तो यहां पर सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, अब अगला दोस्तों प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता भारत किस आंदोलन से निम्नलिखित में से संबंधित था? रॉलेट एक्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाता है, बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता भारत के सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। इस अधिनियम पर 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन ने हस्ताक्षर किए थे। लंदन में आयोजित दूसरे गोल मेज सम्मेलन से पहले इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। गांधी इरविन के अनुसार गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा की और दूसरे गोल मेज सम्मेलन में भाग लेने की सहमति दी। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन है आपके कस्तूरबा गांधी, बी ऑप्शन में है सरोजिनी नायडू, सी ऑप्शन में है एनी बेसेंट और डी ऑप्शन में है अरुणा अली। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, एनी बेसेंट, यानी यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष रहीं और ये 1917 के कलकत्ता मस्जिद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख सदस्य हैं और उन्होंने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, इंडिका किताब लिखी है किसने लिखी आपको बताना है। मेगास्थनीज, हेंगसॉन्ग, फरहान और कालिदास। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इंडिका पुस्तक लिखी गई है मेगास्थनीज के द्वारा। तो यहाँ पर मेगास्थनीज हमारा सही उत्तर हो जाता है, यानी ए ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, महाभारत के लेखक कौन है? वाल्मीकि, संध्याकार नंदी, कालिदास, वेदव्यास। तो महाभारत के लेखक हैं वेदव्यास। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह
नगर किससे मिलता है? मोहनजोदड़ो, लोथल, हड़प्पा, धौलावीरा। तो ये दोस्तों मिलता है लोथल में। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, प्राचीन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? किसके शासनकाल में हुआ था आपको बताना है। कनिष्क के, चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के, पुष्यमित्र शुंग के। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। तो यहाँ पर दोस्तों ए ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शासन 2 अश्वमेघ यज्ञ करने वाला माना जाता है? समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, स्कंदगुप्त, पुष्यमित्र शुंग। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। तो यहाँ पर दोस्तों डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। डी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। अगला दोस्तों 17 नंबर का हमारा प्रश्न है, शासन काल को मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है? अकबर के, जहांगीर के, शाहजहां के, हुमायूं के। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा शाहजहां के, यानी यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। शाहजहां का शासनकाल 1627 से 1658 इस मुगल वास्तुकला के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। यह काल, कारण क्या था? कारण था वे बौद्ध धर्म, लाल किला आदि जैसे कई बड़े स्मारक इसमें बनाए गए और उसके अलावा उनके शासन काल में शांति रही, कोई विदेशी खतरा नहीं था। उन्होंने रोड, कैनाल में सहयोगियों जैसे कई किशोरों के कार्य भी किए। व्यापार और वाणिज्य काफ़ी इसमें फला फूला। अब दोस्तों अगला 18 नंबर का हमारा प्रश्न आ जाता है, साइमन कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है? तो साइमन कमीशन को जाना जाता है व्हाइट मैन कमीशन के नाम से, व्हाइट मैन कमीशन के नाम से। अगला दोस्तों 19 नंबर का अब हमारा प्रश्न है, सिक्कों की ढलाई सर्वाधिक किसके शासनकाल में हुई? तो सिक्कों की ढलाई सर्वाधिक हुई औरंगजेब के शासनकाल में। तो यहाँ पे औरंगजेब दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों 20 नंबर का हमारा प्रश्न है और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस का सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा? तो ये कहा था एडोल्फ हिटलर ने। एडोल्फ हिटलर यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों 20 प्रश्न हमारे आज के कंप्लीट हुए। तो कैसी लगी दोस्तों आज की क्लास, आपको कमेंट करके बताना है। और अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर किसी भी प्रश्न में आपको कोई भी डाउट, और अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें। इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं दोस्तों फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।